वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। यूपी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विकास, कहीं झरना बनी टंकी, कहीं फटके फव्वारा हुई। सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी के बीचों बीच भाजपा पार्षद की नाव पर मुर्गे को पकाते और शराब पार्टी का आयोजन करते हुए एक वीडियो सामने आया है। खेलने वाले मखनचू भैया अपना, तुम मेरे से प्यार करती है कि नहीं, अपना बात कर। ये प्रदीप भैया, ये देखिए ढक्कन खोल रहे हैं गाइस। ये हम लोग के यहाँ चिकन बन रहा है। देखो बबलू भैया, हाय कर दीजिए बबलू भैया। या बबलू भैया, प्रदीप भैया बन रहा है। चिकन दिखाओ। चिकन देखिए, चिकन देखिए गाइस। अब मिलते हैं थोड़ा देर बाद गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग पार्टी मना रहे हैं। आप लोग पार्टी मनाना है तो आप लोग भी सीको ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा। चाहिए तो सीको ऐप लोग डाउनलोड जरूर करिएगा। आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करिएगा। ये हमारा भैया है भाई छेदी लाल, ऊपर छेदी। इनका नूरी भी दिखाओ भाई, नूरी दिखाओ, नूरी इनका कहाँ रखे दिखाओ दिखाओ। ऐसे से भगवा लोग का यहाँ पे काम होता है, उनका दिखाओ। ये पहले फैलने में चक्कर है अपने भैया के साथ। सबसे बड़ा पियक्कड़ है, घरे तक इनके भैया। इनका नूरी दिखाओ, अपना नूरी दिखाइए भैया, दिखाइए। प्रभु श्री राम जी के मंदिर में हुए चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने 25 जून को सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पर मुझे बुलाया है। मैं जमीन घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के भक्तों को, इस देश के लोगों को और मीडिया के लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं। कल यानी कि दिनांक 25 जून को 11 बजे एसआईटी के अध्यक्ष जो लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और प्रभु श्री राम के मंदिर से संबंधित जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा। तो ये जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है और मैंने समय भी मांगा था। तो मैं कल जाके सारी जानकारी एसआईटी को दूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, एसआईटी तो एक झुंझुना था, मैं पहले दिन से कह रहा था। और बीच में एक लंबा चौड़ा भाषण योगी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो एसआईटी को ले जाकर अपना साक्ष्य दे, ऐसे बाहर बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, फिर मेल किया उनको और ये कहा कि भाई मुझे समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। तो इतना कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है। 200 किलो चांदी चोरी हो गया, 60 किलो चांदी चोरी हो गया, पादुकाएं चोरी हो गई, हार चोरी हो गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। चोरी का माल बरामद भी हो गया, चढ़ावे में दान में जो चोरी हुई उसके माल भी बरामद हो गए। कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई। कल वहां फिर वो लोग मंच पे बैठ के आयोजन कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। भगवान अयोध्या में भगवान राम ने पोल खोल दी। 800 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। मंदिर में तो गुप्तदान भी किया जाता है। चंदे की बात की तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। संविधान बदलने के लिए ये सांसद खरीद रहे हैं। लखनऊ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा तो सोचिए 10 गुना 80 कितना हो गया चढ़ावा? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। क्या आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी।
और गुप्तदान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने। इस सरकार ने, मंत्री या सरकार ने मिलकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सरकार बर्बाद है। यूपी अमरोहा में बारात से झगड़ा करके कार से भाग रहे शिवम और रोहित ने रामनिवास और उसके साथी के ऊपर कार चढ़ा दी। रामनिवास की मौत हो गई और साथी बुरी तरह घायल है। 3 घंटे ग्रामीणों के जाम लगाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। रामनिवास का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने शव को रखकर आरोपियों के एनकाउंटर के लिए हंगामा किया। पुलिस हालात संभालती नजर आई। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल पोस्ट में से एक है। जब लिख रहा हूँ तो बार बार उस बच्ची का अनदेखा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर गुब्बारे बेचने वाली एक छोटी बच्ची शायद उस रात भी बस खाना जुटाने निकली थी। वहीं से एक कैब ड्राइवर उसे उठा ले गया। वो पापा बचा लो चिल्लाती रही। बबलू ने उसे महरौली के पास ले जाकर 2 बार उस बच्ची का रेप किया और फिर उसका गला घोंटकर मार डाला, लाश जंगल में फेंक दी। ये सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की नाकामी है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं उस उम्र में ये बच्ची गुब्बारे बेच रही थी और उसी गरीबी, बेबसी और फुटपाथ की जिंदगी ने उसे सबसे आसान शिकार बना दिया। हमें सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी पर संतोष नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि रात में सड़कों पर काम कर रहे बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? बाल मजदूरी, सड़क पर रहने वाले बच्चे और महिला सुरक्षा सिर्फ भाषणों के मुद्दे क्यों हैं? इस बच्ची के लिए न्याय सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम है जहां कोई बच्चा भूख के कारण सड़क पर ना उतरे और कोई दरिंदा उसे शिकार ना कर सके। तबस्सुम खान मुर्दाबाद, तबस्सुम खान हाय हाय, गौरक्षकों को रिहा करो। पंजाब के पीर मुछाला मोहाली में 22 जून को एक गौरक्षा परिषद ने उन 14 गौरक्षकों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें अगस्त 2022 में नजीर अहमद की मॉब लिंचिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान का पुतला जलाया, जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, और उनके खिलाफ नारेबाजी की। क्या एक जज जिसने कानूनी रूप से हत्या करने वाले हत्यारों को सजा सुनाई, जिन्होंने एक छोटे से व्यवसायी की हत्या कर दी थी? इनको वो कार्रवाई बर्दाश्त नहीं, इन सबको कानून पर भरोसा नहीं, या इन्हें अगर लगता है कि मुस्लिम जज ने एक तरफा फैसला किया तो राम मंदिर का फैसला गलत था क्या? वो मुस्लिम को नहीं मानना चाहिए था? देखो, कानून बराबर है। तबस्सुम जी कठोर फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं, और मैं तो मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए ऐसी ही कार्रवाई हो। किसी को भी शक के आधार पर कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन विरोध करने वालों का यही हाल है। कभी ये बलात्कारी को छूटने के लिए प्रोटेस्ट करते, कभी हत्या के आरोपियों के समर्थन में आंदोलन करते, मगर नीट परीक्षा हो, रोजगार हो, वहाँ ये चुप हो जाते, मुंह पर ताला लग जाता। ये सिर्फ वो हैं जिन्हें मुस्लिम नाम देखकर माहौल खराब करना और राजनीति करनी बस। बेरोजगार है, काम है नहीं तो यही करते रहते। एक नमूना देखिए जो नया लॉन्च हुआ। बिल्हा ग्राम संबलपुरी में क्या है, धर्मांतरण की सूचना मिली तो हमारे कुछ 4-5 भाई धर्मांतरण रोकने के लिए गए थे, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किए गए। हमारे भाई तो दौड़ते हुए, बचते हुए आए, भागते हुए। तो हमारे भाई कुछ समूह को सूचना देने के बाद हम लोग गए, उतने प्रशासन आ चुके थे। हमारे 2-3 भाई नाजिया इलाही खान के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट और एफआईआर हुई, फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबूत के तौर पर वीडियो भी है। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्या इसलिए कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है और उनको नफरत फैलाने और धर्म का मजाक बनाने का हक है? भाजपा क्यों इन जैसों को पालती है जो दूसरे धर्म का अपमान करके खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं? नाजिया इलाही के खिलाफ कांग्रेस नेता आरफा खानम ने दर्ज कराई शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग। जो कि अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, ये देखिए कैसे मुसलमान हो सकते हैं? दूसरों के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों के एक समुदाय के नरसंहार की बात करते हैं, और खास करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को रहने का अधिकार ही नहीं है।
हिंदुस्तान के अंदर, जब देश भर में विरोध हो रहा है, तो ये बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड है कि फिर ये अपने नेताओं से, अपने लोगों से पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं ये तो हमारे किसी भी विंग के अंदर है ही नहीं। तो देखिए ये तो पुराना ट्रेंड है, क्योंकि अब देश भर में नाजिया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है, और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग जो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कहते हैं, देखिए गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। तुम्हारी है हमको देश से मिटाने की, भगाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। काफी जगह एफआईआर दर्ज हुई है। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, हर मुसलमान आवाज उठाएगा, ये कहना है उन लोगों का जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। सोशल मीडिया पर भी लोग नाजिया को गंदे जानवर से कई अपशब्दों से संबोधित कर रहे हैं। बहरहाल शायद ही कार्रवाई हो, क्योंकि वो सत्ता का छोला पहनकर बैठी जो है। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना, वो संघार में लाकर रुकता। या तो आप कर लो, ना तो वो तो करे रहे तुम्हारा। जो पहले संघार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए जाओ, ले जाओ मुआवजा, बनाए जाओ कोठी मुआवजे से। 47 में जो हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिल यादव नामक व्यक्ति खुलेआम भारत में रह रहे मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए वो कहते सुनाई दे रहा है, इस्लाम का अंत नरसंहार से होता है, जो पहले शुरू करेगा वही जीतेगा। और उसकी इस बात पर वहां बैठे सैकड़ों लोग ताली बजा रहे हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? एक वो है जो धर्म के नाम पर मारने की बात करते और मारने वाले का समर्थन कर रहे। एक ये मुस्लिम भाई है जो उन युवाओं के लिए लगातार खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के 5वें दिन भी मोहम्मद जुनैद वहां बैठे युवाओं को खाना बांट रहे हैं। पानी, जूस, नाश्ता, स्नैक्स से लेकर लगातार खाने का इंतजाम कर रहे हैं मोहम्मद जुनैद। मोदी के बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर इस देश को बनाया है और सबने अपनी कुर्बानियां दी है। अगर इनका बस चले तो मुसलमानों को गायब कर दें, दलितों को गायब कर दें और सिर्फ अपने भक्तों को रखें। इनके लिए सिर्फ वही सही है जो बीजेपी के साथ है। जो इनके खिलाफ बोले उसे दबाने, डराने या खरीदने की कोशिश होती है। अगर पैसों से नहीं बिकोगे तो छापे पड़वा देंगे। यही इनकी राजनीति का तरीका बन गया है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको, अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मारेंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया है लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। पर हम इसलिए यहाँ पर फिर भी 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित करके रखे हुए हैं। अगर मोदी जी नहीं होते, हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए बीजेपी। और जो सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है, वो कहाँ से एक्शन लेगी? वोट चोरी करती है सरकार? बिल्कुल कर रही है यार। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रूफ दिखाए, और क्या चाहिए? एक एजुकेटेड बंदा अगर उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो क्यों नहीं यकीन करेगा कि सरकार वोट चोरी कर रही है? जो SIR है वो तो हो ही इसलिए रहा है ताकि भाई वोटिंग जो बंदे हैं उनके नाम काट दे, ठीक है। ये सब धांधलेबाजी तो हो ही रही है। प्लस अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स में अभी बैलेट पेपर से वोटिंग चल रही है। बैलेट पेपर से भी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं तो मेरे ख्याल से 1 वोट आया है बीजेपी को, है ना। बैलेट पेपर मेरी बात याद रखना, नरेंद्र मोदी सरकार जाने के बाद जैसे 75 साल बाद सत्ता मिली थी, अब 150 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी इस नाम से वापसी नहीं कर पाएगी। नाम बदलना
पड़ेगा। बाद आई थी, अब ये 150 साल बाद भी भाजपा के नाम से नहीं आएगी, नाम बदलना पड़ेगा इनको, ये ध्यान रखना। सरकार कह रही है इस बार जिम्मेदारी सेना को है, सेना एग्जाम कराएगी। तो इसका मतलब सरकार फेल है। यदि सरकार फेल है तो आप देखिए कि वो सेना के माध्यम से कराएगी। अरे पेपर लीक करने वाले इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जम्वा रामगढ़ का व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने ये पेपर लीक करने वाली बातें कबूली है। तो आप देखिए वो किसी से भी जांच करा ले, पेपर लीक तो अंदर से हो रहा है, परिवार से हो रहा है भाजपा के, आप किसी से भी पेपर करवा लो। देखिए, सबकी अपनी अपनी नाराजगी होती है। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, चंपत राय के ड्राइवर नहीं होते, उनके नाइट पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बॉयफ्रेंड होते हैं। चंपत राय जब बीएचपी कार्यालय दिल्ली में रहते थे तब भी वो बिना लड़कों के सोते नहीं थे। ये कहना है नरसिंहानंद का। चंपत राय के ड्राइवर नहीं होते, चंपत राय के पार्टनर होते हैं। कैसे पार्टनर? नाइट पार्टनर। चंपत राय के लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके जो है बॉयफ्रेंड होते हैं चंपत राय जी के। चंपत राय जी जब विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यालय आर के पुरम दिल्ली में रहते थे तब भी वो बिना लड़कों के सोते नहीं थे। ठीक है ना? बड़ी खुफिया जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं भी वहीं रहता था ना, मैं सांस्कृतिक गौरव संस्थान में रहता था। वहाँ पे सांस्कृतिक गौरव संस्थान का काम मैंने कई साल तक देखा है। तो चंपत राय जी के लिए ये जो चंपत राय जी के ये पार्टनर होते हैं, ये ड्राइवर है, उनके साथ हमेशा जो लड़के चंपत राय जी के साथ रहते हैं वो अपने आप को सबका बाप समझते हैं। राष्ट्र विरोधी का नाम देकर समर्थकों को पीट रहे हैं। अभिजीत दीपके की कोई एक वीडियो भेजिए जो राष्ट्र विरोधी हो। इस लड़की के द्वारा पूरी घटनाक्रम बताई गई। आपको कुछ है? मतलब अगर हम लोग स्टूडेंट्स के लिए आवाज अपनी वॉइस रेज करते हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। कल रात भी मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मेरे को कुछ लोगों ने, यही जो मनुवादी सोच के लोग हैं, इन्होंने मेरे को घेरा और मेरे पे हमला करने की कोशिश की। तब मेरे पापा ने और मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने बचाया। यहाँ पर पापा अकेले थे, वो वीडियो शूट करे थे और वो लोग आए और पापा के ऊपर, उनके सर पर कड़े से हमला किया। पापा का सर 3 जगह फटा हुआ है और उनके ब्लीडिंग हो रही है बहुत गंदी वाली। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, प्लीज उन लोगों से सावधान रहें, कहीं वो आप पर हमला ना कर दें। और प्लीज पुलिस ऑफिसर से भी मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए ताकि और लोगों को चोट ना लग सके और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। मुझे पता चला है पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट किया है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, उन कार्टूनों को ये वीडियो दिखा देना। ये भाई 1 लाख रुपए डोनेट करने को तैयार है। और ऐसे देश में हजारों लोग हैं जो सच और हक के लिए आवाज उठाने वाली सीजेपी के साथ हैं। कॉकरोच आर्मी को हल्के में मत लेना। आखिर में सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। भ्रम में मत रहो, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूर होगा। नवीन ने कहा है, मैं आरएसएस से नहीं डरता, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे धमकाया। उसके मुंह जुबानी सुनिए वीडियो में। जिन्होंने इसे मारा धमकाया वो कौन थे? अगर वो आरएसएस के लोग थे तो क्या उन्हें कानून का सहारा नहीं लेना था? या और कोई गुंडे थे तो किसी को यूं मारना कैसे गुंडागर्दी है? नमस्कार साथियों, मैं नवीन। मैंने 20 जून शाम 6 बजे एक वीडियो बनाई थी जहां एक तरफ बच्चे मैदान में पसीना बहा रहे थे, दूसरी तरफ आरएसएस की शाखा चल रही थी। उस वीडियो में मैंने बताया था जो बच्चे मैदान में पसीना बहा रहे हैं वो देश के लिए मेडल लाएंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। दूसरी तरफ बच्चों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा था। वो वीडियो मैंने अपने झुंझुनू एक्सप्रेस नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड की। 21 जून सुबह 10 बजे मेरे पास आरएसएस और झुंझुनू साइबर पुलिस से वीडियो डिलीट करने की धमकियाँ आती हैं। धमकियों से मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूं तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर पे 5 से 6 गाड़ियां आती हैं। उनमें से 10 से 15 लोग निकल कर मेरे घर आते हैं। उनको देखकर मुझे लगा कोई गुंडे या गैंगस्टर होंगे। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। फिर मेरे को एक आतंकवादी की तरह घसीट कर एक कैंपर गाड़ी में डाला गया। गाड़ी में डालने के बाद मेरे साथ मारपीट की गई। फिर मारपीट करते करते मेरे को झुंझुनू कोतवाली थाने में ले जाया गया, जहाँ 3 बड़े पुलिस ऑफिसर बैठे थे जिन्होंने जाते मेरे पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया तथा मुकदमे की धमकियां दी गई। उन 3 पुलिस ऑफिसरों ने मेरे ऊपर इस तरह दबाव बनाया गया कि मैं जिंदगी भर ना कभी आरएसएस के ऊपर बोल सकूं, ना आरएसएस पे कभी लिख सकूं। फिर शाम 6 बजे के आसपास मैंने बीमारी का बहाना लेकर अपने साथी कॉमरेड महिपाल पूनिया को कॉल पर पूरी प्रकरण की जानकारी दी। फिर दूसरे दिन 11 बजे
मेरी जमानत हुई। मैं इस पूरे मामले पर यही कहना चाहूंगा कि इस देश में क्या कोई नया कानून बना दिया गया है कि जिसमें अब हम आरएसएस के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते? क्या सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? क्या हम विकास कर रहे हैं या अपने ही भविष्य को खत्म करने की दौड़ में शामिल है? हर नई तकनीक सुविधा तो दे रही है, लेकिन उसकी कीमत धरती चुका रही है। एआई का विरोध नहीं, जिम्मेदार एआई की बात होनी चाहिए। बहस नहीं, समाधान खोजें। कैसे एआई का इस्तेमाल करें और उसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें। सच बात है, आखिर क्यों अभी तक आजादी के 75 सालों से ज्यादा होने के बाद भी हर जगह पानी लाइट नहीं पहुंचा पाए? इसमें मौजूदा सरकार के साथ पूर्व की भी सरकार जिम्मेदार है, जिनकी कमजोर व्यवस्था के कारण ये दिन देखने पड़ रहे हैं लोगों को। इस देश का संविधान कहता है कि अगर एक आतंकवादी भी सरेंडर करना चाहेगा तो उसे सरेंडर करने दिया जाएगा। देश के सबसे बड़े आतंकवादी कसाब को भी न्यायपालिका जाने का मौका दिया गया। ये क्लियर हत्या है, इनकाउंटर दिखाने का प्रयास है। ये कहना है तिवारी जी, इनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते रॉ के पूर्व एजेंट। एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था। हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के एसएचओ का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नज़दीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक हत्या है, और दूसरी हत्या ही नहीं है। ये हत्या क्या है, पहले से प्लानिंग है। क्योंकि रात को घर को घेरने का मतलब है एक आदमी को मेंटली परेशान करना। मेरी बात समझे सर, कि एक आदमी को हम मेंटली परेशान करते हैं और वो क्या करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा कि हम काउंटर जवाब देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर भरत तिवारी जी को मारना ही था तो शायद 3-4 दिन पहले से उनके ऊपर वेपन था, बट उन्होंने किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई फायर नहीं किया। ठीक है सर। तो आखिर 8 सालों से उत्तर प्रदेश में क्या कर रही भाजपा सरकार? लुटेरे, चोर, डकैत, अपराधी, माफिया, गुंडे, भ्रष्टाचारी और धर्म के नाम पर सत्ता पाने वाले जनता को लूट रहे हैं। इन भाजपाइयों से जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है। गंगा यमुना सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार करके जनता का सारा पैसा खा गए भाजपाई। वृंदावन में गंगा मैया की सहायक बहन नदी यमुना में जाती हुई गंदगी, सीवर, मलमूत्र का दृश्य सामने है। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।